लास्ट सेक्शन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकम टैक्स में शायद सेक्शन 1 कवर किया था, इंट्रोडक्टरी क्लास थी दैट वाज, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि इनकम टैक्स की फर्स्ट सेक्शन में 3 बातें बोली गई हैं। कितनी बातें बोली गई हैं? पहला, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद हम लोगों ने इस सेक्शन को हम लोग नाम देते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ये इसका नाम है। अच्छा, सेक्शन 2 की बात करते हैं। शायद हम लोगों ने इसके बारे में भी देख लिया था, डिटेल में देखते हैं। सेक्शन 2 में हम लोगों ने पहला सेक्शन जो पिक किया था, मैंने कहा था सेक्शन 2 इज बेसिकली फॉर डेफिनेशंस, हाँ या ना, और इसमें सेक्शन 231 के बारे में हम लोगों ने जाना था। सेक्शन 231 बेसिकली डिफाइन करता है पर्सन्स को। किनको? क्योंकि पहले ही दिन जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिया था तो उस समय मैंने बोला था इनकम टैक्स इज चार्ज और लेविड ऑन पर्सन्स, इंडिविजुअल पर नहीं, किन पर? पर्सन्स पे। और टोटल मिलाकर कितने तरह के पर्सन होते हैं? 7। कितने पर्सन होते हैं? 7। फर्स्ट, इंडिविजुअल, हम आप हो गए, हम लोग इंडिविजुअल्स। दूसरा, HUF, जिसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। बोलो ना। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म। फोर्थ, AOP and BOI. AOP means association of person and BOI means body of individuals. Fifth, company. Sixth, local authority. And last, artificial judicial person. क्या था इसमें? इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम हो गए, आप हो गए, वी आर इंडिविजुअल्स, अलग अलग। HUF, नाम से ही पता चलता होगा ज्वाइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैनीज और सिख ये भी फैमिलीज शामिल होते हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखों का भले अलग लॉ हो, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनको हिंदू लॉ के अंतर्गत ही मानेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कैटेगरी में ही ले आएंगे। इज इट क्लियर? पक्की बात है। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 2 तरह के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती है। कितनी तरह की बताया था? मिताक्षरा संप्रदाय और दाय भाग संप्रदाय। मिताक्षरा एंड दाय भाग। इसके लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप स्टेटस से क्रिएट होता है। ये अपने आप, शादी हुई एक बंदे की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन गई, बेटा बेटी हुई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑटोमेटिकली क्रिएशन होता है। इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। इज इट क्लियर? एक अकेला बंदा कोई HUF नहीं बना सकता, देयर मस्ट बी 2 मेंबर्स। अच्छा, इसमें मेंबर्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। मेंबर तो है, साथ साथ को पार्टनर भी है। सर, ये को पार्टनर क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं सहभागी। वो बंदा जिसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पार्टीशन का अधिकार है। घर का बंटवारा करो, अब मुझे साथ नहीं रहना, जिसको ये बोलने का अधिकार है उसको हम नाम देते हैं को पार्टनर। और जिसको चुपचाप चुप उधर खड़े रहो, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, दैट इज कॉल्ड मेंबर। तो को पार्टनर जो होगा वो मेंबर तो है, को पार्टनर भी है, उसको फैमिली का पार्टीशन का अधिकार मिला हुआ है, बोलने का, क्लेम करने का। लेकिन मेंबर जरूरी नहीं कि को पार्टनर हो, मेंबर जरूरी नहीं कि को पार्टनर हो। अमेंडमेंट हुआ है एक्ट में, हिंदू लॉ में अमेंडमेंट हुआ है कि अब गर्ल्स को भी इक्वल राइट है
फीमेल मेंबर्स को भी इक्वल राइट है घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। सबसे बड़ी बात, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, यानी अगर बच्ची की शादी हो गई है उसका तो उस घर में अधिकार है ही है, इस घर में भी अधिकार बाकी है, दो दो घरों में अधिकार है। ये आया है 9 सितंबर 2005 या 9 जो भी हो, उस पर अमेंडमेंट आया। इज इट ओके? अमेंडमेंट आया, लेकिन हर फीमेल मेंबर को ये राइट नहीं मिला हुआ है। डॉटर ऑफ द एंसेस्टर मींस जो हमारा जो कॉमन मेल मेंबर है उनकी बेटी को ये अधिकार मिला हुआ है। मेरे पापा, हम भाई और बहन, मेरी बहन को अधिकार मिला हुआ है इक्वल राइट लेने का, मेरे पापा की प्रॉपर्टी, हम लोग के पापा की प्रॉपर्टीज में लेने का। क्लियर है ना? ये कहलाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का को पार्टनर एंड मेंबर्स। हर मेंबर को पार्टनर नहीं होता। मेरी वाइफ को पार्टनर नहीं है, शी इज अ मेंबर बट शी इज नॉट अ को पार्टनर। कोई विडो है, शी इज अ मेंबर बट शी इज नॉट अ, शी कैन नॉट बी अ को पार्टनर। क्लियर है? पक्की बात है। वो बात की बात है, तुम लोग पढ़ोगे। दो तरह के इसमें संप्रदाय बताए गए थे, एक बताया गया था मिताक्षरा और एक बताया गया था दायभाग। मिताक्षरा संप्रदाय जो एप्लीकेबल होता है असम और वेस्ट बंगाल छोड़ दो, रेस्ट ऑफ इंडिया में मिताक्षरा है। मित्र बन जाते हैं, पैदा होते ही बच्चा पहली किलकारी मारता है तो इसका मतलब वो पार्टीशन का अधिकार ले लिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ सबका हिस्सा कम हो गया। नहीं समझे? एक बच्चा आया उसका भी तो हिस्सा हुआ तो बाकी सब में से हिस्सा ले लिया। इसलिए रोता है कि क्या करवाओ, पार्टीशन करवाओ, मैं आ गया। दायभाग संप्रदाय में ये नहीं होता। जब तक बाप जिंदा है बेटा उनकी दया पर रहना पड़ेगा, इसीलिए नाम है दायभाग। जब तक बाप जिंदा है उनके बेटों बेटियों को पार्टीशन का अधिकार नहीं है। खाना पीना है ले लो, हिस्सा मत मांगना। वो तब तक जब तक पिता नहीं चले जाते इस दुनिया से तब तक उनको पार्टीशन नहीं मिलेगा। और पार्टीशन मिलेगा भी तो एचयूएफ कैसे माना जाएगा? दो भाई हैं, दोनों के बीच में वो प्रॉपर्टी बंट गई। जब तक वो आपस में ये ना कहें कि हम लोग मिलकर रहेंगे तब तक वो एचयूएफ नहीं है। अदरवाइज तुम अलग मैं अलग। अब क्लियर है? पक्की बात है। फिलहाल जब तुम लोग आगे बढ़ोगे, सीए फाइनल वगैरह में आओगे, चीज़ें देखोगे डिटेल में। जब तुम लोग असेसमेंट ऑफ एचयूएफ पढ़ोगे तो चीज़ें देखोगे डिटेल में। अगर देखने का मन हो तो कर लेना। असेसमेंट ऑफ एचयूएफ में तो तुम लोग को देखना ही है, ठीक। डिटेल में हम लोग उस समय कहानी इसकी देखेंगे ना। पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, एचयूएफ को देखो ना, एक इंडिविजुअल की तरह अधिकार मिला हुआ है। एक घर में 5 मेंबर XYZP सारे एक ही घर में रहते हैं। इनकी पूरी प्रॉपर्टीज जो भी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टीज एचयूएफ के नाम से टैक्सेबल होगी। कौन देगा टैक्स? उस घर का कर्ता धर्ता। कर्ता जो सबसे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा, मान लो भाई है, ये कर्ता मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? अब सबसे टैक्स ना लेकर के इस फैमिली में जितनी भी इनकम होगी वो इस पर टैक्स देने वाला कौन? जिम्मेदार कौन? कर्ता। क्लियर? कर्ता के हाथ में टैक्स लगेगा। यानी अब दो स्टेटस हो गए। एक्स एज अ मेंबर, फैमिली मेंबर जो कमा करके फर्म को फैमिली को जो देता है, प्लस इंडिविजुअल स्टेटस, कहीं नौकरी करता होगा, अकेले नौकरी करता है, पूरी फैमिली भर जाती है नौकरी करने, अकेले ना, तो स्टेटस हो गए। इसका एक अकेला स्टेटस इंडिविजुअल वाला और एक स्टेटस फैमिली वाला। इसका एक स्टेटस अपना इंडिविजुअल वाला, एक स्टेटस फैमिली। स्टेटस फैमिली वाला एक इंडिविजुअल, एक स्टेटस फैमिली एक इंडिविजुअल। अलग अलग हो सकता है, दोनों स्टेटस अलग अलग है, दोनों को ज्वाइंट करने की कोशिश ना करना। इसकी पर्सनल इनकम पर्सनल टैक्स होगी, लेकिन फैमिली की प्रॉपर्टी पर जो इनकम कमाएंगे वो सबकी मिल करके होगी। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं अब पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप तब माना जाता है जब कम से कम 2 या उससे अधिक लोग मिलकर के एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है वो आपस में बांटने का सौदा करते हैं। ये हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट में देखा है। पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स में पार्टनरशिप तभी माना जाता है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप
इनकम टैक्स में तभी माना जाता है जब वो ये दो शर्तें पूरी करे। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप तब माना जाता है इनकम टैक्स में जब वो दो शर्तें पूरी करे। पहली शर्त कि एग्रीमेंट हो और रिटन हो। पार्टनरशिप इज रिटन, पार्टनरशिप डीड इज इन अ रिटन फॉर्म। सेकंड मींस इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीड होना चाहिए, डीड होनी चाहिए वहां पर। सेकंड सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड हो, तभी उस पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप मानेंगे। डीड है, एग्रीमेंट है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा तेरा कितना हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो पार्टनरशिप फर्म मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैंने तो बोला ही नहीं पार्टनरशिप फर्म उसका फिर पार्टनरशिप फर्म मानोगे, लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। 2 मिनट के लिए छोड़ो। कंपनी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, चाहे फॉरेन, कंपनी को एक अलग स्टेटस मिला हुआ है। कंपनी के ऊपर कंपनी की तरह टैक्स लगाने का सिस्टम। लोकल अथॉरिटी जो आपके जीडीए डीडीए होते हैं ना, ये लोकल अथॉरिटीज है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करते हैं, कॉर्पोरेशंस वगैरह, ये होते हैं लोकल अथॉरिटीज। सरकार भी सरकार से टैक्स लेती है अगर वो कमाती है। सिविल हॉस्पिटल कमा रहा है, टैक्स ना ले। गवर्नमेंट कॉलेज कमा रहा है, टैक्स ना ले, छोड़ दें उसको, छोड़ दें। अरे लो ना, टैक्स है गवर्नमेंट का तो उससे क्या, टैक्स तो लोगे। लास्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बेसिकली इसमें एक नहीं 2 लोग कवर होते हैं। कितने लोग कवर होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन और जुडिशियल पर्सन। ऐसा कहीं है नहीं, मैं केवल तुम लोग को समझाने के लिए इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज जुडिशियल पर्सन, 2 तरह से लोग आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को बोला था केवल इंसानों पर ही टैक्स नहीं लगता, बल्कि भगवानों पर भी टैक्स लगाया गया। भगवान को भी नहीं छोड़ा सरकार ने। ये है आपके भगवान, देवी देवताओं की मूर्ति। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च होता है। मैंने क्या किया, रात को एक मूर्ति ली बढ़िया भगवान की, छोटी सी बढ़िया सी, घर के बाहर पीपल का पेड़ है उसके नीचे लगा दिया, पूजा वूजा कर दी, बड़ा सा दान पात्र लिया और बगल में रख दिया। छोटी सी मूर्ति और दान पात्र बहुत बड़ा। अब मेरे पास 10-20 करोड़ पड़े हुए हैं ब्लैक मनी के। मैंने क्या किया, 2-4 दिन बाद चिल्लाने लगा, भगवान कोई गुप्त दान दे गया, भगवान को कोई गुप्त दान दे गया। क्योंकि जब खोला मैंने तिजोरी तो उसमें 5-7 करोड़ मिल गए। अब मैं चिल्लाने लगा। लोगों ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा टैक्स दो। मैंने कहा गवर्नमेंट टैक्स दो? अरे टैक्स उससे मांगो जिसको मिला है इनकम किसको हुई? भगवान को। जाओ उसके पास। खा गया ना। आप उस चीज को हेल्ड कर रहे हो, आप उसके पर्सन इंचार्ज हो, आप उसके मंदिर के दरवाजे की रखवाली करते हो। हम टैक्स आप ही से लेंगे, समझे? तो आर्टिफिशियल पर्सन यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जितने भी हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। ये सोचना टैक्स नहीं लगेगा गलत है। जुडिशियल पर्सन, ढंग से सुनना, एक कंपनी है, कौन है? और कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। लिक्विडेशन मतलब समापन में चली गई। अब कंपनी खत्म, अब कंपनी द एंड, कंपनी का द एंड। लेकिन कंपनी का द एंड ऐसे नहीं हो सकता। कंपनी कानून से बनी थी और कानून से ही खत्म होगी। एंड देयर इज अ प्रोसीडिंग्स टू वाइंड अप। जैसे ही कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ, तुरंत लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है कंपनी में। नाम सुना होगा लिक्विडेटर, समापक, नाम सुना होगा। कभी सुना है? नहीं सुना है? लिक्विडेटर का नाम नहीं सुना? कंपनी ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? मैंने कंपनी बनाई, कानून से बनाई, अब खत्म कर रहा हूं तो सब सबमिट करके घर चला जाऊंगा, खत्म हो जाएगी कंपनी। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कोर्ट कहता है तुरंत एक लिक्विडेटर अपॉइंट करो। वो आपकी बैलेंस शीट देखेगा। क्या देखेगा? जितनी एसेट्स है सबको बिकवाएगा और जितनी लायबिलिटीज है सबको पे करवाएगा। ये काम कौन करेगा? लिक्विडेटर। कौन करेगा? लिक्विडेटर। लिक्विडेशन के समय लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। और ये लिक्विडेटर, अब बताओ, कंपनी के डायरेक्टर ना रहे, क्योंकि अब किसके पास एसेट्स और लायबिलिटीज चली गई?
कंपनी की एसेट्स नहीं रही, कंपनी की लायबिलिटीज नहीं रही, कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं रहे, डायरेक्टर तो चले ही गए, यानी सबकी छुट्टी। बचा कौन? लिक्विडेटर। सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किसके हाथ में? लिक्विडेटर के हाथ में। अब अगर लिक्विडेटर एसेट्स को बेच रहा है और कुछ कमा रहा है, कमाया ही, किसके ऊपर टैक्स लगाएं? टैक्स ना लगाएं उस पर जो उस समय कमाई हो, टैक्स ना लगाएं, किसके ऊपर लगाएंगे? तुम लोग खुद ही बोल रहे हो सर, लिक्विडेटर। और वही वो लिक्विडेटर है जो जुडिशियल पर्सन है, सरकारी बंदा है, न्यायिक विभाग का अधिकारी। तुम लोग खुद बोल रहे हो, किसके ऊपर टैक्स लगाए? लिक्विडेट कौन हुआ है? कंपनी। लेकिन टैक्स किस पर लगा रहे हो? लिक्विडेटर पर, बिकॉज ही इज द होल्डर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज नाउ। हाँ है ना? अब जब कमाएगा तो अब किससे लेंगे? डायरेक्टर से। डायरेक्टर तो डायरेक्टर रहा ही नहीं, एम्प्लॉयज से। एम्प्लॉयज तो चले गए, एसेट्स और लायबिलिटीज किसके हाथ में? उसी से टैक्स लो। क्लियर है? लास्ट पॉइंट जो बचा था हम लोग का, एओपी बीओआई। एओपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एंड बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर है? क्या है ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? नाम से ही पता चल रहा होगा, केवल इंडिविजुअल। कई लोग इंडिविजुअल मिल करके कोई काम करते हैं एक दूसरे के बेनिफिट्स में, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या बोलते हैं? कई इंडिविजुअल्स, एक नहीं, इंडिविजुअल कई इंडिविजुअल मिल करके जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लियर? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रिएट हो रहा है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, एक एचयूएफ है, एक कंपनी है और एक पार्टनरशिप फॉर्म है। अब ये क्या बन गया? क्या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में तो केवल क्या रहेंगे? इंडिविजुअल्स। अगर इंडिविजुअल के अलावा ए है फर्म, बी है इंडिविजुअल, सी है इंडिविजुअल, क्या बन गया ये? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। क्या बन जाएगा ये? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बन जाएगा? नाम से ही पता चल जा रहा है कि कब हम किसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे और कब हम किसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। केवल इंडिविजुअल रहेंगे तो हम उनको बीओआई बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन इंडिविजुअल के अलावा उसमें कोई मेंबर अगर फर्म है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, तो क्या बन जाएगा वो? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। क्लियर है? तो हमें अब इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या। चल सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर डिफाइंड। सोचो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात रखी थी और उसको मैं अब काट रहा हूं। मैंने बोला था ऑल द डेफिनेशंस आर गिवन अंडर सेक्शन 2। जरूरी नहीं है एक सेक्शन और सेक्शन 3 जिसमें क्या डिफाइन किया गया है? प्रीवियस ईयर। और तुम लोग को लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, हम लोग कमाते प्रीवियस ईयर में और टैक्स असेसमेंट ईयर में एसेस करते देते हैं। अगर मेरा प्रीवियस ईयर, ये जो ईयर तुम लोग बैठे हुए हो, ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 15 को और एंड होगा तुम 31 मार्च 2016 तक जो कुछ भी कमाओ, गवर्नमेंट तुमसे कुछ भी पूछने नहीं आ रही, बताया था ना? लेकिन तुमको टैक्स कब देना है इस पर? असेसमेंट ईयर में, 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। शॉर्टकट में इसको हम 15-16 और इसको हम 16-17 लिखेंगे। इज इट ओके? याद आया सब? प्रीवियस ईयर को डिफाइन करना है। चलो अब मैं बोलता हूं प्रीवियस ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग ये जान लो, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में केवल और केवल
फाइनेंशियल ईयर की बात होती है। कभी भी हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं करते। 1 जनवरी से 31 दिसंबर कभी नहीं बात करेंगे। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर विल नॉट टॉक अबाउट दैट, विल ओनली टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ईयर विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। प्रीवियस ईयर को डिफाइन करना है। अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे रखी है? सर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक रखी है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट रखने से कुछ होने वाला है नहीं। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए किस इनकम पर? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। सर हमने बुक्स रखी है ना कैलेंडर ईयर के बेसिस पर रखी है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से गवर्नमेंट को कोई लेना देना है नहीं। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए किस इनकम पर? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इनकम पर। क्लियर हुआ? प्रीवियस ईयर को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं सिंपली बोल सकता हूं, देखो ना, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर। बोल सकता हूं प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच इज immediately preceding the assessment year. Previous year means the financial year which is immediately preceding the assessment year. Preceding year वो फाइनेंशियल, preceding year previous year वो फाइनेंशियल ईयर होता है, previous year वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर के जस्ट ऊपर वाला होता है, जस्ट पहले वाला होता है, जस्ट पहले वाला, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अगर ये प्रीवियस ईयर है तो ये नहीं बोलना है असेसमेंट ईयर सर इसका तो 18-19 है। अरे नहीं भैया, जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। लिख सकता हूं इसको, अब मैं लिखूं, देखो इधर, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच इज immediately preceding the assessment year. That's it. ये था तुम्हारा सेक्शन 3। अब लोग बढ़ेंगे सेक्शन 4 पे। चले, section 4 is your charges of income tax. सेक्शन 1 हम लोगों ने देखा, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 में सेक्शन 231 देखा था, पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 में हम लोगों ने देखा प्रीवियस ईयर डिफाइंड। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इज इट ओके? सेक्शन 4 चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। मैंने पहले ही बोला कि इनकम टैक्स एक बच्चे की तरह होता है, बढ़ता है। बताया था? कोई भी एक्ट नहीं बताया था? नहीं बताया था। कोई भी एक्ट इस तरह से लिखा जाता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग, जैसे बच्चा पैदा होता है, नामकरण होता है, बताया था ना, बड़ा होता है, पढ़ता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा होता है, मर जाता है। उसी तरह एक एक्ट को भी रखा जाता है। और एक्ट कभी भी खुद से कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि उसको बोला ना गया हो। कैसे? लिखकर। और जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट को, सेक्शंस का मतलब क्या होता है? पार्ट। सेक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट। सेक्शन का मतलब होता है हिस्सा, सेक्शन का मतलब होता है पार्ट। तुम लोग को एक कहानी में बताऊं, जरा ढंग से सुनना।
मैंने कहानी बताई कि एक बाप था, उसके 4 बेटे थे, उसने चारों बेटों को एक दिन बुलाया, चारों आपस में लड़ते और झगड़ते रहते थे। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा ये लो एक एक लकड़ी और इसको तोड़ कर दिखाओ। सबने उस लकड़ी को आराम से स्टिक को तोड़ दिया। उसके बाद एक दिन उसने उन बच्चों को बुलाया और उसके हाथ सबके हाथ में 10-10 स्टिक दे दी, एक यूनाइट करके दिया, बांध करके दिया, कहा तोड़ कर दिखाओ। कोई बच्चा तोड़ नहीं पाया। तो इससे क्या सीख मिलती है? व्हाट यू लर्न, तो बताते हो यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, यही सीखने को मिला। बचपन में इस तरह की कहानी बताई जाती थी। अब जरा मैं कहानी को इस तरह से तुमको बोलूँ, कहानी छोटी सी थी, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड लगे, द स्टोरी इज ओवर, स्टोरी इज ओवर। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसी स्टोरी बताऊं, इतने बड़े नॉवेल की, स्टार्ट हो और एंड होते होते 4 महीने लग जाए, कितने महीने, और मोटी सी किताब हो। अगर बचपन में पूछा जाता था बताओ बाप ने अपने बेटों को क्या दिया, खाना, डंडे, माचिस की तीलियां, तो तुम लोग उस पर टिक लगाते थे या बताते थे? स्टोरी याद करना बड़ा आसान था। लेकिन अब वो स्टोरी नहीं है। अब जो स्टोरी है वो पहले पन्ने से स्टार्ट होगी और 1500 पेजेस तक जाएगी, 1500 नियर अबाउट। इतनी बड़ी स्टोरी, अगर हम लोग उसको कोई नाम ना दे उनके हिस्सों को, और हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ वो कहाँ था जब मतलब हम बिजनेस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बिजनेस नहीं, बिजनेस कर रहे थे, और उस बिजनेस में हमको लॉस हुआ था, क्या करें उस लॉस का। मान लो तुम लोग अपना सर को जाओगे और पलटोगे पन्ने, 1 पन्ना 2 पन्ना 50 पन्ने 100 पन्ने। अगर तुम लोग को बता दिया जाए कि फलाना सेक्शन है, तुरंत सेक्शन पे पहुंच जाओगे। नहीं समझे? एक हिस्सा है, तुरंत उस सेक्शन पे पहुंच जाओगे। तो पूरे एक्ट की स्टोरी को छोटे छोटे सेक्शंस में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? सेक्शंस में बांटा गया है। ये वही सेक्शंस, और मैंने कहा कि पूरी एक स्टोरी है, उसको सेक्शंस में बांटा गया है। और ये एक्ट कभी भी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि वो लिखा ना हो, बोला ना गया हो। बोलना कैसे? लिख करके बोलना। तो यहां पर हमने सेक्शन 4 में एक पावर दिया, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 4 में पावर दिया चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स में। ये सेक्शन अकेला सब पर भारी है। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो इनकम टैक्स भी नहीं होता। तुम लोग को 5 हेड्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये सेक्शन ना होता, क्योंकि इस सेक्शन के बोलने के बाद वो स्टोरीज बनी है। इस सेक्शन ने क्या बोला? इस सेक्शन ने ये बोला कि ये हमारी हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या है ये? इनकम फ्रॉम, आप वेतन से कमाते हो, सैलरी से कमाते हो सकता है आपका सैलरी से ना कमाते हो, आप अपने घर से कुछ कमाते हो, या दोनों से कमाते हो। नहीं हो सकता? किराए पर देकर घर नहीं कमा सकते हो? घर को किराए पर दे दो, कमाई शुरू हो जाएगी। तनख्वाह तो कहीं से मिल नहीं रही है, घर को ही किराए पर उठा दिया। तीसरा, हमने बिजनेस किया, क्या कमाई नहीं हो सकती? बोलते क्यों नहीं? हो सकती है ना। अच्छा, हम ना तो घर से कमाई कर रहे हैं, ना तो हमको कोई तनख्वाह देता है, हम निकम्मे हैं। बिजनेस तो करना आता नहीं, समझ मत लेना निकम्मा। 4th, हमने जो माँ बाप पैसा देकर गए थे, प्रॉपर्टी बना कर गए थे, हम उनको बेचना शुरू कर दिए, तो क्या होगा? कैपिटल गेन। और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं जुआरी हूं, क्या हूं? अगर मैं जुआरी तो तुम नशेड़ी तो देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड्स बन सकते हैं। कितने हेड्स बन सकते हैं? 5। इसके अलावा कोई हेड्स ऑफ इनकम नहीं है। 5वां कहता है अगर आपकी सैलरी में नहीं आया कुछ, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आया, बिजनेस में कुछ नहीं आया, कैपिटल गेन में नहीं आया, आपने इसके अलावा जो कुछ भी कमाया वो सब अदर सोर्सेज में, दैट इज अ रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम। क्या है वो? रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम। बचा खुचा सब अदर सोर्सेज में, अन्य स्रोतों से आए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इज इट क्लियर? अच्छा, ये 5 अपने से नहीं आए, किसी ने बोला कि आपकी जितनी भी इनकम है वो इन 5 में ही आएंगी, जितनी भी इनकम है वो इन 5 में ही आएंगी। ये हेड्स ऑफ इनकम है। इन सबको जोड़ो, इनको हम कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इन हेड्स ऑफ इनकम में ये मान लो मेरी इनकम है, या तो हम तनख्वाह से कमाएंगे, या तो हम बिजनेस से कमाएंगे, या हम हाउस प्रॉपर्टी, या तो 1 या 2 से अधिक चीज़ों से कमाएंगे। टोटल रख दिया मैंने। कभी कभी हम चोरी चकारी भी करने शुरू कर देते हैं। चोरी चकारी कैसे?
सरकार को ठेंगा दिखाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, है कि नहीं? सरकार को क्या बनाने के लिए? मूर्ख बनाने के लिए। वो मत याद करना जो तुम लोग याद करते हो हमेशा, उ ई आ याद रखते हो ना? ऊ की मात्रा, ई की मात्रा और करा की मात्रा। किस पिक्चर में था ये? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हेड्स ऑफ इनकम, ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम हमने जोड़ लिए। मैंने अपनी इनकम मैं 2 तरीकों से कमाता था। सुनना, मुझे तनख्वाह भी मिलती थी 4 लाख, और मैं हाउस प्रॉपर्टी से भी कमाता था 3 लाख। कितना टोटल मेरी इनकम कितनी हो गई? अब 5 लाख के ऊपर जैसे ही मैं कमाऊंगा 20% के स्लैब में मैं चला जाऊंगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक मुझे 10% देना था, 5 लाख से ऊपर जैसे ही जाऊंगा मुझे 20% देना पड़ेगा। पढ़ोगे तुम लोग कि जब हम हायर स्लैब में पहुंचते हैं तो हमारे ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा होता है। तो 2.5 लाख तक माफ़ है, ठीक है, और बाकी 2.5 लाख पर 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। कितना लग गया? 25,000। बाकी जो बचा 2 लाख, उस पर 20% का टैक्स लगेगा, यानी 40,000। यानी मेरे ऊपर टोटल टैक्स बर्डन कितना आया? फिलहाल अभी इतना समझ लो, 65,000। आखिर जेब से निकल रहा है ना पैसा। मैंने एक आइडिया सोची। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। आज से ये घर तेरा, आज से ये घर तेरा, मैंने लिख करके दे दिया। मैं पूरे होशो हवास के साथ ये कसम खाता हूं कि मेरा ये घर आज से मेरी वाइफ का। सरकार को दिखा दिया। अब उसका है घर, तो इनकम किसके हाथ में टैक्स लगेगा? वाइफ के हाथ में। ये मैं हूं, ये वाइफ। अब मेरे ऊपर इनकम कितनी आई और 3 लाख किसके पास चली गई? 2.5 लाख हमें भी छूट मिलेगी, 2.5 लाख इसको भी छूट मिलेगी। बोलते क्यों नहीं? इसके ऊपर टैक्स लगेगा 50,000 का 10% लोअर स्लैब का, और मेरे ऊपर 1.5 लाख का 10% लोअर स्लैब का 15,000। टोटल टैक्स कितना सरकार के पास जाएगा मेरे घर से? पहले कितना जाता था? सरकार को लगा दिया चूना, बेस्ट ऑफ लक। नहीं समझे? सरकार ने कहा बेटा तेरी ये चोरी काम नहीं आएगी तेरी ये चोरी। आप इनकम को डाइवर्ट नहीं कर सकते, इस तरह से डाइवर्जन अलाउड नहीं है। हम बहुत समझते हैं आप इनकम को कैसे कम करते हैं। बात समझ में आई? सरकार ने रूल्स बनाए कि अब मेरी वाइफ को जो इस प्रॉपर्टी से इनकम होगी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगी। क्लियर? इसको हम कहते हैं क्लबिंग के प्रोविजंस। तो मेरी तो इतनी इनकम है ही है, प्लस हो सकता है कोई क्लबिंग हो, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता कि किसी दूसरे की इनकम मेरे हाथ में टैक्स लगा दी जाए। मेरा माइनर बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, खूब कमाता है। 3 साल का बच्चा खूब कमाता है। अब बताओ किसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? गार्जियंस के ऊपर। क्लब करोगे ना मेरे ऊपर कि बच्चे से सरकार कहेगी टैक्स लाओ, नहीं बोल सकती। जोड़ोगे ना? जोड़ दिया। मेरी वो अपनी इनकम्स तो है ही है, दूसरे की इनकम के लिए जो मैं जिम्मेदार हूं वो भी मेरी इनकम है। टोटल इनकम ये आ गई मेरी। सरकार कहती है प्रॉफिट होता है। मैंने सरकार से बोला मेरे को प्रॉफिट हुआ, तू टैक्स लेगा? सरकार ने कहा हाँ टैक्स लेंगे। मैंने कहा मान लो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 10% तू टैक्स लेता है 2 मिनट के लिए, 50,000। प्रॉफिट हुआ तो टैक्स ले रहे हो, लॉस हुआ तो टैक्स दोगे? लॉस हो गया मुझे तो टैक्स दोगे तुम मुझे? देगी सरकार? अरे हाँ या ना? हाँ। अच्छा मैंने गलत बोल दिया? मैं गलत बोलता ही नहीं, मैंने पहले भी बताया जब भी मैं बोलूँगा तो सही बोलूँगा, अदरवाइज बोलूँगा नहीं। इसका मतलब सरकार हमें टैक्स वापस करती है। जानते हो कैसे? कैसे मालूम है? इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, अगले साल मुझे लॉस हो गया 3 लाख का। हो सकता है सरकार ने हमसे कोई टैक्स नहीं लिया। फिर अगले साल प्रॉफिट हो गया मुझे 5 लाख का,
तो सरकार ने कहा पहले ये लॉस माइनस कर लो, ठीक है ना, पहले ये लॉस बचा कितना, इस पर तुम 10% दे दो, कितना, अगर सरकार टैक्स वापस करती तो मेरी जेब से कितना टैक्स जाता, अगर सरकार मुझे टैक्स वापस करती तो 3 लाख का 10% कितना मुझे मिलता, 30,000 मुझे मिलता, और अगले साल मुझे 5 लाख पर पूरा 10% देना पड़ता, तो मेरी जेब से कितना जाता, तो नेट कितना गया, वैसे भी तो 20,000। इसका मतलब सरकार हमें टैक्स वापस कर रही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं वापस कर रही कि ये ले पैसा लॉस हो गया तेरे को, ना, कहती है जब अगले साल प्रॉफिट होगा ना उसमें से एडजस्ट कर लेना। देखो ना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ, हमें गवर्नमेंट सेट ऑफ करने का मौका दे रही है। कौन सा मौका दे रही है, सेट ऑफ करने का मौका दे रही है, तो हम अपनी प्रॉफिट और लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बोलो ना। अब ये आ गई मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम ग्रॉस, इसको हम कहते हैं जीटीआई। क्या बोलते हैं, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब सरकार ने कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, कहीं बाढ़ आ रही है ना, कहीं बाढ़ आ रही है तो तुम कहीं पैसा लगा दे रहे हो, मदद कर रहे हो लोगों की, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो मदद, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, हायर एजुकेशन दे रहे हो, लोन लेकर पढ़ा रहे हो, तुम घर बनवा रहे हो अपना, लोन लेकर घर बनवा रहे हो, एनजीओज को तुम पैसा दे रहे हो, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कॉलेजेस वगैरह में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, बाढ़ अकाल में मदद कर रहे हो, क्या तुम्हें फायदा ना मिले? तुम अच्छे देशवासी हो, तुम अच्छे नागरिक हो, कमा कर खुद नहीं रख रहे हो, कुछ हिस्सा दुनिया में दान कर रहे हो, तो दान की छूट ना मिले, हाँ या ना? तो कहा गया डिडक्शंस हमको मिलेंगी, क्या मिलेंगी, अंडर सेक्शन 80, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो इनकम आती है उसको हम कहते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं उसको, टोटल टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स, बोलते क्यों नहीं, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी, हाँ या ना, टोटल पेबल या टोटल अमाउंट्स पेबल, आएगा या नहीं आएगा? इसमें से माइनस कर दो जितना आपने टैक्स पे कर दिया है, सुन लो पहले, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से माइनस कर दो, हमने टीडीएस पेमेंट कर दिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पढ़ेंगे एक चैप्टर, हमने टीसीएस माइनस कर दिया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, पढ़ेंगे एक चैप्टर, हमने एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दिया, पढ़ेंगे एक चैप्टर, हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कर दिया, पढ़ेंगे इसको भी। नेट लायबिलिटी माइनस करने के बाद नेट टैक्स लायबिलिटी, और देखो ना हमको कैसे पढ़ना है, पूरी स्टोरी इतने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, चैप्टर्स तो दूसरे हैं, चैप्टर 20C तक है, वो दूसरे, उसको हम लोग दूसरे तरह से बोलेंगे, फिलहाल इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा इनकम टैक्स। कितने पार्ट्स में? सबसे पहले हमको क्या स्टडी करनी है इस चैप्टर के बाद, 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसमें भी सबसे पहले सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्सेज, उसके बाद क्लबिंग, उसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद डिडक्शंस, उसके बाद टैक्स रेट, उसके बाद इंटरेस्ट, पेनाल्टी, टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, सब पढ़ना है, पढ़ोगे? और ये सब हमने नहीं बोला, ये सेक्शन ने बोला, और इस सेक्शन के बोलने के कारण ये पूरा बुक बना, और बड़ी सीक्वेंस में बना, दिख रहा हो, नहीं समझ में आई बात, बड़ी स्टोरी, देखो ना क्या कैसे पढ़ना है हमको सब मालूम है, आज ही पता चल गया आने वाले चैप्टर्स कौन है, बताओ इस चैप्टर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी, देखो ना सब तुमको मालूम है हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। लेकिन अगर मैं तुम लोग को आज पहला चैप्टर पढ़ा दूं हाउस प्रॉपर्टी, मजा आएगा, मजा आएगा? कैपिटल गेन खत्म, स्टोरी बीच में टूट गई। स्टोरी क्या बनी, एक बाप ने अपने बेटों को बुलाया, 4-4 लकड़ियां दी और कहा तोड़ो, एक दिन पहले एक लकड़ी दी थी, कहा तोड़ो, टूट गई, कौन वाली, वो 4 वाली या 1 वाली, पता ही नहीं, तो कहानी मिस मैनेज हो गई ना पूरी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, एक लकड़ी नहीं देनी चाहिए तो उल्टी सीख मिलेगी। सीख कैसी चाहिए, बिल्कुल सीधी चाहिए। हटा दे इसको,
हटा दे, हटा रहे। तो अब अगर हमसे कोई कहे चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, तो बताओ इस सेक्शन के कारण पूरी बुक फॉर्म में आई। सेक्शन 4 चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, 5 हेड्स ऑफ इनकम जोड़ लो, उसमें क्लबिंग कर लो, डिडक्शन लेस कर लो, टैक्स पेबल निकाल लो, टीडीएस सेट ऑफ हो गया, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स सब हटा दो, आ जाएगा आपका नेट लायबिलिटी इंटरेस्ट पेनल्टी जोड़ने के बाद। ये किसने कहा था? अब जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो सेक्शन, और जानते हो इसमें क्या है? हमसे कोई चाइनीज बंदा आ जाए, पूछे हमसे, सीए साहब ये बताइए, सुनो, हमको तनख्वाह मिलती है चाइना में, इंडिया में टैक्स लगेगा क्या? ऐसे कैसे नहीं? हाँ। ऐसे कैसे हाँ? नहीं, कंफ्यूज्ड। मैंने बिजनेस इनकम कमाई, चाइना में टैक्स लगेगा क्या इंडिया में? ऐसे कैसे ना? हाँ। ऐसे कैसे हाँ? ना। हम तो कंफ्यूज्ड। जब भी हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सैलरी से रिलेटेड, तुरंत हम लोग पलटते हैं सैलरी चैप्टर, खोजना स्टार्ट कर देते हैं। पीजीबीपी से रिलेटेड तुरंत पलटना स्टार्ट कर देते हैं, पीजीबीपी का चैप्टर उसी में ही मिलेगा, उसी में ही तो मिलेगा। कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, अरे भैया सबको मारो गोली, सबका मालिक सेक्शन 5 ये आपको बता देगा मेरी किस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा या मेरी किस इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। मैं चाइनीज हूं, दिख रहा होगा, मेरी कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा और मेरी कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। मैं अमेरिकन हूं, मेरी कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा, ये कौन बताएगा? सेक्शन 5। आफ्टर रीडिंग carefully section 5 we will very much capable to know about the scope of taxable income, whether such income is taxable in India or not, on what type of income tax is to be charged on the income earned by person। लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज बोली थी, वो ये, इनकम टैक्स कभी भी किसी की सिटीजनशिप के बेसिस पर नहीं लगाया जाता। बोला था, मैंने बोला था इनकम टैक्स हमेशा पर्सन्स की रेजिडेंशियल स्टेटसशिप पर चार्ज किया जाता है। बोला था ना, जब हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे सेक्शन 6 यानी इस सेक्शन के बाद, सेक्शन 5 के बाद हम लोग एक सेक्शन स्टडी करेंगे, दैट इज सेक्शन 6। उसमें हमें बताया जाएगा डिटेल में क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस, और पढ़ेंगे। पहले हम सेक्शन 5 आज खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जब हम सेक्शन 6 देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस 3 तरह का होता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीसरा नॉन रेजिडेंट। ये तीनों टाइप की कैटेगरीज हम लोग सेक्शन 5 के बाद आरओआर शॉर्ट में बोलेंगे, आरएनओआर शॉर्ट में बोलेंगे, एंड एनआर। एनआरआई मैंने कहीं नहीं बोला और ना मैं कभी बोलूंगा, जब आएगी जरूरत तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज एनआर, ऑलवेज एनआर। क्लियर? हटा सकते हैं ये हम लोग देखेंगे इस सेक्शन के बाद। तो हमें तो ये पता चल गया दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई स्टेटसशिप नहीं हो सकता। मैं आरओआर हूं,
मेरी किस किस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। मैं RNOR हूँ, मेरी किस किस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। मैं NR हूँ, मेरी किस किस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। बस यही तो जानना है। मैं अगर चाइनीज हूँ तो मैं ये हो सकता हूँ क्या? ऐसे कैसे नहीं? हाँ, ये कौन बोल दिया सिटीजनशिप के बेसिस पर टैक्स लगता है? भाई मैं चाइनीज हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं OR नहीं बन सकता, ROR मैं बन सकता हूं। पढ़ेंगे सेक्शन 6 में। मैं कब ROR? तुम इंडियन हो ना, इंडियन हो ना, तुम क्या NR हो जाओगे? हाँ, तुम NR भी हो सकते हो। किसी की सिटीजनशिप से क्या लेना देना भाई? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? पहले तो ये दिमाग से कचरा निकालो कि हमारी सिटीजनशिप कोई मायने नहीं रखती, हम इंडिया के हैं। ऐसे कैसे मायने नहीं रखती? बिल्कुल मायने नहीं रखती कि हम हिंदुस्तान के हैं या नहीं। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मायने रखता है कि जिस साल हमने कमाया हम किस स्टेटस में आ रहे थे। हो सकता है एक अमेरिकन ये बन जाए, हो सकता है मैं ये बन जाऊं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। आप समझ में आई बात? हटा सकते हैं तो दिमाग में वो कूड़ा कचरा निकल गया। अभी है मैं NR हो सकता हूं, हाँ, मैं ROR हो सकता हूं, RNOR हो सकता हूं, एक अमेरिकन OR हो सकता है, एक अमेरिकन RNOR हो सकता है, एक अमेरिकन NR हो सकता है। कोई फर्क नहीं है, पक्की बात है। वो हम लोग सेक्शन 6 में देखेंगे। स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम, उसी की बात करते हैं। ROR मतलब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। RNOR रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोलते क्यों नहीं? तीसरा NR नॉन रेजिडेंट। अगर कोई ये बंदा है और उसकी इन इंडिया कोई इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? बात की बात है। अगर कोई ये बंदा है और उसकी आउटसाइड इंडिया कोई इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए, बस ना। मेरी बात समझ में आई? अगर कोई RNOR इन इंडिया की इनकम कमाता है तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? RNOR आउटसाइड इंडिया कमाता है तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? NR इंडिया में कमाता है तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? NR आउटसाइड इंडिया कमाता है तो टैक्स लगेगा या नहीं? सारी झंझट तो खत्म। इसके बाद तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। अब क्या कभी PGBP का चैप्टर पलट करके देखोगे? केवल सेक्शन 5 देख लेंगे, कौन सी इनकम तेरी टैक्सेबल है या नहीं है, वो इसी से ही पता चल जाएगा। इन इंडिया में दो तरह की इनकम आएंगी। इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया। इसकी बात कर लें, सुनना। जब हम बात करेंगे इनकम एक्रू और अराइज, मैं तुम लोग को आज कहाँ पढ़ा रहा हूँ? हिंदुस्तान में। तो मुझे फीस कहाँ से मिलेगी? तो इनकम एक्रू और अराइज कहाँ से हो रही है? हिंदुस्तान से। सोचना क्या, मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था, कोई भी बंदा जो इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कमाएगा उस पर टैक्स लग जाएगा। तो कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? अगर इंडियन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो तो टैक्स लग जाएगा इंडिया। क्लियर है?
इन इंडिया इनकम एक्रू और अराइज, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन इंडिया, तो टैक्स भी लगेगा इनकम पर इन इंडिया, पढ़ाई वाली इनकम पर। मैं नौकरी करता हूं इंडिया में, मेरा मालिक है इंडिया का, मैं काम करता हूं इंडिया के लिए, तो टैक्स कहां लगेगा? इन इंडिया। मुझे सरकार ने कहा चले जाओ तुम अमेरिका, वहां तुम राजदूत बन जाओ, मोटरसाइकिल नहीं, वहां तुम एम्बेसडर बन जाओ, हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। मैं काम कहां कर रहा हूं? अमेरिका। किसके लिए कर रहा हूं? इंडिया के लिए। सैलरी कहां मिलेगी? अमेरिका। टैक्स कहां लगेगा? हिंदुस्तान में, क्योंकि इनकम एक्रू और अराइज कहां हो रही है? इन इंडिया। वो पढ़ेंगे, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया भी पढ़ेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा इनकम एक्रू और अराइज कहां है। अगर इन इंडिया है तो सोचना मना है, आप कोई भी इनकम इंडिया से कमाओगे, मिले कहीं भी, कमाया मैंने इंडिया में, मैंने तुमको कहा देख मेरी फीस यहां मत देना, अमेरिका में देना, इससे कोई चेंज हो जाएगा सिस्टम। कमाऊंगा अगर मैं इंडिया में, रिसीट कहीं भी करूं, तो भी उस पर टैक्स इंडिया में ही लगेगा, चाहे वो कोई भी केस हो। मैं इंडियन नहीं हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं तुम लोग को यहां पढ़ाने आया हूं, पढ़ा करके वापस अमेरिका चला जाऊंगा। बताओ मैंने तुमको पढ़ाया, मेरी इनकम कहां से एक्रू और अराइज हुई? इंडिया से, क्योंकि फीस मुझे कहां से मिलेगी? इंडिया से। तुम लोग स्टूडेंट्स कहां के हो? इंडिया के। तो मेरी इनकम एक्रू और अराइज कहां है? इन इंडिया। तो टैक्स लगेगा, मैं भले एनआर हूं, मेरे ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर है? कहने का मतलब ये, इन इंडिया के थ्रू जो इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा। सर अगर ये इन इंडिया के थ्रू टैक्स लगेगा तो यहां पर भी तो इन इंडिया है, क्या तीनों में टैक्स लगेगा? मैंने मना तो किया नहीं। सुन लेते पहले ये क्या है। इनकम रिसीट, मैं अमेरिका में पढ़ाता हूं, ठीक, वहां पढ़ा करके मैं आया, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने स्टूडेंट को फोन किया, सुन मेरे खाते में जरा $100 डाल दियो, उसने मेरे खाते में $100 डाल दिए। बताओ इंडिया में टैक्स लगेगा क्या? हाँ, क्योंकि मुझे वो इनकम कहाँ रिसीट हो रही है? इन इंडिया। कमाया नहीं मैंने इंडिया से, लेकिन इंडिया में उस इनकम को मैं रिसीट कर रहा हूं। अगर इनकम इंडिया में रिसीट है, कमाया आपने कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम अगर आपने हिंदुस्तान में पा ली, रिसीट कर ली, तो भी आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। सोचना मना। देखो ना, इन इंडिया की सारी इनकम पर टैक्स लग रहा है, सब पर टैक्स लग रहा है। इन इंडिया से जो कोई कहीं भी कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। सर दो चीजें नहीं समझ में आई। पहली, ये डीम्ड टू एक्रू और अराइज का क्या मतलब है? ये डीम्ड टू बी रिसीट का क्या मतलब है? नहीं समझ में आई बात? हम लोग सेक्शन 9 देखेंगे इसके लिए। देखेंगे इसके लिए सेक्शन 7 देखेंगे, इनकम डीम्ड टू बी रिसीट। ठीक है ना? पक्की बात। जो सेक्शन 9 है ये पूरा कवर किया है, यहां तक रेड है पूरा, यहां से यहां तक, जबकि ये वाला केवल यहीं तक रेड है। तो इसके लिए हम लोग सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 की स्टडी करेंगे। इनकम डीम्ड टू बी रिसीट सेक्शन 7 में, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन 9। देखिए क्लियर है? यहां तक का कंसेप्ट ओके, चल सकते हैं आगे। एक चीज और, मैंने अपने मालिक से कहा, अमेरिका में, यूएस में, मैंने अपने मालिक से कहा कि मुझे आप $50,000 देते हो महीने का, आप एक काम करो, इसमें से 50 मुझे दे दो, लेकिन मैं हिंदुस्तान में भेजूंगा $20,000। कितना? और मैंने हिंदुस्तान में $20,000 अपने घर वालों को भेज दिए। बताओ हिंदुस्तान में इनकम कितने की रिसीट हुई? $50,000 या $20,000? ठेंगा, ₹1 भी नहीं। इनकम तो वहां रिसीट हो गई थी, उसको मैंने केवल भेजा। इनकम वहां मुझे मिल गई थी, उसको मैंने यहां पर भेजा। उसको हम लोग कहते हैं रेमिटेंस, रिसीट नहीं बोलते। इनकम एक ही बार मिलती है, एक जेब में इधर मिली, फिर इधर से निकाल कर इधर, तो कहोगे 2-2 बार मिल गई। एक कैसे 2-2 बार मिल गई?
अरे मजाक थोड़ी है, एक इनकम एक ही बार मिली, एक इनकम एक ही बार। तो वहां अगर मुझे रिसीट हो गई तो सेम इनकम दोबारा मुझे रिसीट नहीं हो सकती। रिसीट केवल एक बार होती है, और फर्स्ट टाइम जहां रिसीट हो। मुझे अमेरिका में मेरे मालिक ने दे दिया, ले 50,000, तो इसका जो करना है कर। मैंने $20,000 इंडिया में भेज दिए, रिसीट नहीं किए, यहाँ मैंने रेमिटेंस किए, ट्रांसफर कर दिए। लेकिन मैंने अगर अपने मालिक से बोला, मालिक एक काम करो, $30,000 हमें दे दो, हिंदुस्तान में हम पैसा कहाँ से भेजेंगे, वहाँ पे मेरे अकाउंट में जमा करवा दो, घर वालों के अकाउंट में, और उस मालिक ने 20,000 यहाँ भेज दिए डायरेक्ट, बिना हमको रिसीट किए। तो अब इंडिया में कितनी रिसीट हुई? 20,000, 50,000 नहीं, 20,000। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में मिली है, मुझे वहाँ नहीं मिली, सीधे हिंदुस्तान में मिली, तो 20,000 पर टैक्स लग जाएगा हिंदुस्तान। अब क्लियर है? दोनों में फ़र्क समझ में आया? रिसीट क्या होता है और रेमिटेंस क्या होता है? क्लियर? अच्छा जी, किसकी बात करने जा रहे हैं अब हम लोग? आउटसाइड इंडिया। इनकम एक्रू और अराइज। कहाँ इनकम हुई है पैदा? आउटसाइड इंडिया। सुन लो, पहले लिखना मना है। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट इफ, पॉइंट नंबर 1 क्या है? बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। क्लियर? बी, एनी अदर इनकम। तो हम लोगों ने आउटसाइड इनकम में अगर मैं बात करूं तो फिर से दो आ गए। सर ये दोनों हैं क्या? आउटसाइड इनकम में दो, कौन से दो? इनकम एक्रू और अराइज कहाँ हो रही है? आउटसाइड इंडिया। इनकम एक्रू और अराइज कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। अगर इनकम और एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है तो क्या अमेरिका में कमाने वाला अमेरिका में कमा रहा है, उस पर टैक्स लगा दोगे बेचारे के ऊपर? बेचारे अपने घर में न रह पाए, बराक ओबामा से कहोगे टैक्स लाओ, तुम वहां कमाते हो? अरे नहीं कर सकते। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, कोई अगर बंदा इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया कमा रहा है, कमाने दो, लेकिन अगर उसका बिजनेस हिंदुस्तान से कंट्रोल हो, अगर उसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो, हिंदुस्तान मतलब इंडिया मालूम होगा, हिंदुस्तान में सेटअप हो तो टैक्स लग जाएगा। इन दो कैटेगरीज में, इस कैटेगरी में नहीं लगेगा। यानी फर्स्ट टू कैटेगरीज में टैक्स विल बी चार्ज ओनली इन दोज केसेस वेयर द इनकम एक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। मैंने वर्ड यूज किया, केवल बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो रही है। हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं? कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? केवल और केवल ना, ये भी दो पार्ट में होंगे। अगर सेटअप इंडिया में है, इंडिया से कंट्रोल्ड है या इंडिया से कंट्रोल्ड नहीं है? अगर इंडिया से कंट्रोल है तो यहां आएगा, अदरवाइज यहां आएगा। सैलरी आउटसाइड इंडिया कमा रहा है तो कहां आएगा? अगर हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो कहां आएगा? अगर कैपिटल गेन एसेट वगैरह आउटसाइड इंडिया बेचा तो कहां आएगा? अगर जुआरी या कोई और काम आउटसाइड इंडिया करता है तो कहां आएगा? एनी अदर इनकम में। लेकिन अगर बिजनेस उसने इंडिया से कंट्रोल या से प्रोफेशन सेटअप इंडिया में कर रखा है तो यहां आएगा, अदरवाइज कोई भी बिजनेस होगा वो यहां आएगा। अब समझ में आई बात? तो कहा गया केवल इस केस में टैक्स लगेगा, बाकी केसेस में टैक्स नहीं लगेगा। मैं फिर से बोल देता हूं, जरा ढंग से सुनना। हम लोग टोटल इनकम को कितने पार्ट में तोड़ेंगे? या तो वो केस आरओआर का होगा, या तो आरएनओआर का होगा, या तो एनआर का होगा, या तो इनकम इन इंडिया होगी, आउटसाइड इंडिया होगी। अगर इनकम इन इंडिया है, अगर इनकम इन इंडिया है तो इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होगी। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होगी। आउटसाइड इनकम आउटसाइड इंडिया
इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। शुरू के 2 केसेस में टैक्सेबल होगी, एनी अदर इनकम केवल पहले केस में टैक्सेबल होगी। हाँ या ना? पक्की बात है? 5 मिनट दे, तैयार करोगे, उसके बाद एक एक करके बताओगे। लो 5 मिनट, उसके बाद हमको बताओ। नोट कर लिया? कर लो। मैं फिर से एक बार पढ़ने का तरीका बता देता हूं। जब हम स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं, वी कैन बाइफर्केट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल द पर्सन इन 3 कैटेगरीज, ROR, RNOR, NR, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। शुरू के 2 केसेस में टैक्सेबल होगा, एनी अदर इनकम केवल पहले केस में टैक्सेबल होगी। दैट्स इट। बताओ, 5 मिनट देते हैं।